नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आज़म, आप देख रहे हैं खबर खास। बस अब से कुछ ही पलों का फासला रह गया है जब महाराष्ट्र में एक नई तारीख रकम की जाएगी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में एक नई हुकूमत वजूद में आ रही है और वज़ीर आला के तौर पर पहली बार ठाकरे ख़ानदान से कोई शख्स वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे वज़ीर आला का हलफ लेने वाले हैं। जैसा कि वक्त बताया जा चुका है कि 6:40 पर शिवाजी पार्क में वो वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। और इसी के साथ एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट हिंदुस्तान की जो मौजूदा सियासत चली आ रही है पिछले कुछ सालों से, और सियासत का जो एक नैरेटिव चला आ रहा है, कहीं पर सेकुलरिज्म, कहीं हिंदुत्व, और इसी बीच एक ऐसा नारा। और अब जैसा कि ये एक मौका आ चुका है सामने, ये बात बिल्कुल जाहिर है और कुछ ही पलों के बाद उद्धव ठाकरे वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने वाले हैं, यानी कि महाराष्ट्र की तारीख के एक अहम बाब का आगाज हो जाएगा। तो आज जिस मौजू पर हमारा फोकस होगा वो दरअसल इस बात को लेकर है कि ये जो 3 जमातों की जो सरकार वजूद में आ रही है, इसमें जो लीड कर रही जो जमात जिसके वज़ीर आला होंगे वो है शिवसेना। आपको नाम से जाहिर है शिवसेना इनका एजेंडा रहा है हिंदुत्व का। और कई बार शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने महाराष्ट्र में इसका जो माजी रहा है उसके मुताबिक कई बार इसने उत्तर भारतीयों के साथ, यानी जो शुमाली हिंदुस्तान के लोग हैं, यूपी के, बिहार के, और कई ऐसे मौज़ूआत रहे हैं, मसाइल रहे हैं जब शिवसेना को लोगों ने बिल्कुल एक मतलब तशद्दुद वाली पार्टी के तौर पर देखा था। लेकिन आज जब ठीक हलफ लेने में अभी कुछ लम्हा रह गया, उससे पहले करीब 4:10 पे जब इन तीनों जमातों के बड़े नेता एक साथ आए और इन्होंने जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सामने रखा, यानी तीनों दलों ने मिलकर जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया है उसके मुताबिक ये सरकार आगे चलनी है। इसमें उन्होंने बात करते हुए ये बताया कि सेकुलर लफ्ज़ जो है वो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का 7वां लफ्ज़ है, यानी कि हम इस अघाड़ी में जो महाविकास अघाड़ी वजूद में आई है ये बिल्कुल सेकुलर नेचर की एक सरकार होगी और ये सेकुलरिज्म पर इसका बहुत ज़्यादा जोर होगा। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कोशिश की गई है कि किसी भी पार्टी की जो शनाख्त पहले से रही है वो उस तरह से ना रहे। तो इसी के साथ जो मुसलमान एक बड़ी तादाद में है महाराष्ट्र में, उसकी भी कुछ उम्मीदें जग जाती हैं। और आज हम इसी पर फोकस करने जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी और मुसलमान, यानी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की जो सरकार वजूद में आ रही है, मुसलमानों के लिए इसमें क्या है, या मुसलमान या जो अक़लियत, एक बड़ी अक़लियतों में सबसे बड़ी आबादी है, वो इस हुकूमत से, इस सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं। कुछ ख़ास पॉइंटर्स हैं, कुछ ख़ास बातें हैं जो हम स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल मुसलमान चाहता क्या है, अक़लियत चाहती क्या है। जब पिछली बार फडणवीस वहाँ पर वज़ीर आला थे तो उस दौरान आपने देखा था कि मराठा रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी लंबा चौड़ा एक कैंपेन होता रहा और ठीक उसी के बराबर अक़लियतों ने भी, मुसलमानों ने भी रैलियाँ निकाली, जुलूस निकाले और उन्होंने भी ये डिमांड रखी कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ा ये मौजू है कि रिजर्वेशन को लेकर इस हुकूमत का क्या नज़रिया रहेगा, और इसी पर और कुछ ख़ास बातें भी हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस ख़ास गुफ्तगू में शामिल रहेंगे राकेश कपूर, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, ये हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। और साथ ही हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे और मोहिउद्दीन के साथ कुछ ख़ास लोग भी मौजूद होंगे। और पूरा फोकस हमारा यही होगा कि ये जो महाविकास अघाड़ी वजूद में आई है, इसमें मुसलमानों के लिए क्या है। मैं फिर से एक बार पहले आपको एक पॉइंटर सामने रख देना चाहता हूं और ये बातें आपके जहन में डालना चाहता हूं कि मुसलमान दरअसल चाहता क्या है। ये देखिए आप स्क्रीन पर। तो महाराष्ट्र जो अघाड़ी है, इसमें महाराष्ट्र हज कमेटी का अपना हज भवन नहीं है। मुसलमान चाहते हैं, अक़लियत चाहते हैं कि उनका अपना एक हज भवन वहां पर हो। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का अपना नहीं है। जो आपने एक बहुत बड़ी सी तस्वीर, एक बिल्डिंग देखी है, वो दरअसल सेंट्रल हज कमेटी की है। महाराष्ट्र
जो रियासत है उसका अपना हज भवन नहीं है। इसी तरह का एक और अहम इशू है, वो है मुसलमानों को रिजर्वेशन के ताल्लुक से। महाराष्ट्र की अक़लियत चाहते हैं, मुसलमान ये चाहते हैं कि उन्हें 5% रिजर्वेशन मिले और तालीम में ख़ास तौर से जो तलबा व तालिबात हैं उन्हें वजीफ़े मिले। ये एक ख़ास मौजू है, एक ख़ास ये मुसलमानों के मुतालबों में से एक है। साथ ही साथ वहाँ का जो अक़लियत है वो ये चाहता है कि रिजर्वेशन तो मिले ही, तलबा और तालिबात को वज़ाइफ तो मिले ही, और इसी के साथ साथ मदरसा का जो निज़ाम है उसमें बेहतरी आए, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो। और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप्स जिस मौलाना आज़ाद अक़लियती कॉर्पोरेशन के तहत था उसमें भी थोड़ी शफाफियत आए और वो कुछ बढ़कर मिले। मुकम्मल अक़लियती कमीशन की नामजदगी का जो है मुतालबा ये इनके सामने है। और इसके अलावा जो ख़ास बातें हैं उसमें माइनॉरिटी सेक्रेटेरिएट की तश्कील है और बहुत सारी दीगर बातें हैं जो हम अपने नुमाइंदे मोहिद्दीन से भी पूछेंगे और जानेंगे कि क्या क्या माइनॉरिटीज़ के मुतालबात हैं और इस नई हुकूमत से कि क्या उम्मीदें कर रही है। मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन से तालीम और रोज़गार के लिए कर्ज़ की फराहमी वगैरह कई दूसरी बातें शामिल हैं। हम सीधे मोहिद्दीन का रुख करते हैं। मोहिद्दीन, आपका इस्तकबाल है और आपके साथ जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनका भी, और साथ ही राकेश कपूर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी गहरी नज़र रहती है उनकी तमाम डेवलपमेंट्स पर और काफ़ी लंबा उन्होंने एक बाब देखा है। अब मोहिद्दीन, पहले तो ये बताइए कि तैयारी किस हद तक मुकम्मल हो चुकी है, कौन कौन वहाँ पहुँच चुका है, पहुँचने वाला है इस हलफ बर्दारी तकरीब में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जो है वो दादरगंज शिवाजी पार्क के बाहर खड़ा हुआ हूं और अंदर जो है वो एक बहुत ही शानदार समा बना हुआ है। महाराष्ट्र की तारीख में जो है वो पहली मरतबा उद्धव ठाकरे शिवसेना के सीएम के तौर पर जो है वो ओहद लेने वाले हैं और ये ओहद जो है वो लेने के साथ साथ जो है वो जो महाआघाड़ी तश्कील पाई हुई है उसका भी जो है वो बाकायदा ऐलान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं शिवाजी पार्क के बाहर। ये बाहर का नज़ारा है, गेट नंबर 3 का हम आपको बता रहे हैं, और गेट के अंदर जो है वो पूरा के पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ है। वीआईपी गेट से जो है वो जितने भी लीडरान हैं रियासती सतह के, वो सब लीडरान जो है वो एंट्री कर रहे हैं और उसी के साथ साथ जो है वो आवाम की बड़ी तादाद महाराष्ट्र के कोने कोने से जो है वो यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू ये है कि इस अगाड़ी को जो है वो इस अगाड़ी की कबूलियत और मकबूलियत में जो है मुसलसल इजाफा हुआ है। शिवसेना के तौर पर शिवसेना के सीएम को जो है वो जहां मुसलमान को बहुत ही अच्छी तरह कबूल कर रहा है, वहीं जो है वो हर तबका जो है उसको आगे बढ़कर इसका खैर मकदम कर रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे सीधे बात करते हैं कि ये जो हुकूमत बनी है, तश्कील पाई है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि तबका मुस्लिम तबका अक़लियती तबका जो है वो किस तरह दिख रहा है? ये हुकूमत बनने से मुसलमानों के अंदर बहुत एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, क्योंकि पहले जब बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत बनती थी तो मुस्लिम लोग, हम समाज के लोग जरा से डरे सहमे हुए रहते थे, लेकिन इस हुकूमत से बनने से ऐसा लगता है कि मुसलमानों को एनर्जी मिल गई है और आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि जो मार्केट अपना गिरी हुई है, बिज़नेस गिरा हुआ है, तो वो बिज़नेस उठेगा, किसानों को हक मिलेगा, ऐसा इस गवर्नमेंट से अपेक्षा है हमारी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ सलीम अलवारी साहब है जो कि सामाजिक कारकुन हैं और महाराष्ट्र में जो है वो अक़लियतों के इशू पर काम किया है। एक बात आप ये बताइए कि अक़लियत क्या उम्मीद रखता है, कौन से काम होना चाहिए अक़लियतों के जो पेंडिंग है? हमारे अक़लियतें जो वो चाहती है कि पिछली सरकार में जो स्कीमें कागज़ों पर आई थी और उस पर अमल नहीं हुआ, जैसे लोन की फराहमी वगैरह और स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह, उस पर अमल किया जाए। जो स्कीमें कागज़ पर आई हुई उसके लिए फ़ंड जो है वो रिज़र्व रखा जाए और उस फ़ंड का पूरा इस्तेमाल किया जाए, ये अक़लियतें चाहती हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मराठा रिजर्वेशन जो है वो बाकायदा फराहम कर दिया गया हुकूमत के ज़रिए, एक रेजोल्यूशन ला के, एक बिल ला करके, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में जो है वो फडणवीस हुकूमत ने हमेशा से टाल मटोल का रवैया अख्तियार किया। तो इस हुकूमत से जो है वो आपको क्या उम्मीदें हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? फडणवीस सरकार जो है मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के रोज़ अव्वल से खिलाफ रही है। हमने खुद भी उनसे कई मरतबा बात की थी, लेकिन अब चूँकि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और सेना, ये तीनों पार्टियां साथ में, हम उम्मीद करते हैं कि जो 5% का तालीम में जो रिजर्वेशन दिया गया है और जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी है, उसको मैं समझता हूँ कि ये सरकार बनती उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में इसको
लागू किया जाएगा, जो 5% का रिजर्वेशन दिया गया है वो। देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं कि जी। मतलब ये हुकूमत आने से जो है वो तमाम समाज में एक किस्म की उम्मीद जागी है। वहीं दूसरी जानिब 2014 में जब कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत थी, उस वक्त जब इलेक्शन हुआ और बीजेपी शिवसेना की हुकूमत जो है वो तश्कील पाई, उसके बाद जो है वो उससे पहले का हाल ये था कि काफ़ी स्कीम थी अक़लियतों के, स्कीम का निफाज नहीं हो पाया था। मोहल्ला आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन जो कि अक़लियतों बच्चों को लोन देता है कर्ज की फराहमी कारोबार के लिए, उनको पैर पे खड़े होने के लिए, वो कमीशन जो है वो अदारा जो है इस 5 साल में जमूद का शिकार रहा। उसके अलावा महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन की तश्कील जो है बहुत ही लेट हुई, और जब हुई भी तो सिर्फ और सिर्फ उसमें चेयरमैन का तकर्रुर हुआ, उसमें मेंबरान नहीं थे। उसके अलावा जो है आपने कहा कि जो हज कमेटी का दफ्तर है, वो हज कमेटी का दफ्तर खुद जो है वो किराए का है, उनके लिए खुद जगह नहीं है। मुसलमानों ने हमेशा से रोज़ अव्वल से इस बात का मुतालबा किया है कि मुसलमानों को जो है वो कम से कम तालीम में जो है मौके दिया जाना है। जी मोहिउद्दीन, आप अपने जो वहाँ लोग हैं उन्हें आप थोड़ा अपने पास रोक के रखें। मैं जरा दिल्ली रुख करूंगा। हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद है राकेश कपूर जी, उनसे कुछ इस पर बातचीत करते हैं। राकेश कपूर जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो ये एक नया जो ट्रेंड अभी दिख रहा है, एक नया कॉम्पोजिशन है, एनसीपी है, कांग्रेस है और शिवसेना उसमें आती है, और अभी जो वो तीनों पार्टियां एक साथ जब पीसी करती हैं, कॉमन मैन प्रोग्राम को सामने रखती हैं, तो ये कहती हैं कि सेकुलरिज्म पे पूरा जोर रहेगा। सबसे पहले मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, सेकुलरिज्म पर जोर रहेगा वो अपनी जगह सही बात है, लेकिन जनाबे वाला एक बात जो है वो अपने जहन में रखिए कि ये जो इत्तेहाद बना है ये मजबूरी का इत्तेहाद है, ये कोई नेचुरल इत्तेहाद नहीं है। अभी आप जो मुसलमानों के हकों की बात कर रहे थे, आपके जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर, तो शिवसेना ने लगातार महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को मजलूम बनाने में उसने अहम रोल अदा किया है महाराष्ट्र में। और वहाँ की जो सियासत है महाराष्ट्र की, वो शिवसेना के आने के बाद से, शिवसेना के मतलब जब से जो शिवसेना का रुतबा बढ़ा है वहाँ से, वहाँ पर महाराष्ट्र में, तो वहाँ की सियासत में जो है वो बहुत फ़र्क आया है। मुझे नहीं लगता जी कि ये हुकूमत जो है वो मुसलमानों के हकों पर, हकूक़ पर कोई ज़्यादा ध्यान दे पाएगी। ये खाली जो है वो बातचीत में अच्छी बात लग रही है कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है। राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का तो 15 साल तक वहाँ शासन रहा, हुकूमत रही 15 साल तक लगातार। 1999 से 2014 तक सारे मसले मुसलमानों के हल क्यों नहीं हुए? एक सवाल पूछा जा सकता है ना। मैं इस सरकार से मेरा कोई लेना देना है, ना ये बीजेपी की जो फडणवीस सरकार थी उससे कोई लेना देना है जी। लेकिन इस सरकार का सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये सरकार जो है, जो बन रही है जनाब उद्धव ठाकरे की सदारत में, ये सरकार जो है, जो महाराष्ट्र के लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसके खिलाफ सरकार है ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसमें बीजेपी की हिमायत करने और कांग्रेस की मुखालफत करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो कांग्रेस और शिवसेना का मेल जो है वो किसी भी तरीके से, किसी भी नुक्ता नज़र से वो सही नहीं बैठता। लेकिन अभी आप सुन रहे थे राकेश जी, जो हमारे मोहिउद्दीन नुमाइंदे के साथ कुछ लोग जो मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि इस सरकार जो ये वजूद में आ रही है, हमारे अंदर एक खौफ जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। इसका मतलब है कि लोग जो हैं, खुसूसन माइनॉरिटी जो है, अक़लियत जो है, उसे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर कांग्रेस एनसीपी रहती है और चूंकि अब ताकत जो है तीनों की मिलकर ये है, तो कहीं ना कहीं एक जो माहौल बन गया है मुनाफरत का, उसमें कमी आएगी। देखिए, जो शिवसेना कांग्रेस के इत्तेहाद की सबसे पहली बात की थी, वो महाराष्ट्र के एमपी हैं हमीद दलवई, शायद हुसैन दलवई। उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। उनसे बातचीत तब भी हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप ये इसकी वकालत क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने जो वजाहत पेश की इस बारे में, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में भी हमारा जो है फ़ायदा था। तो इमरजेंसी में क्या हुआ था दिल्ली में, जामा मस्जिद एरिया में क्या हुआ था दिल्ली में? तो आप कहाँ हवाई तोते उड़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये खाली जो है वो सहूलियत की सियासत हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। सहूलियत की सियासत हो रही है। मोहिउद्दीन, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। जो जिस खदशे का इजहार राकेश कपूर जी कर रहे हैं,
जाहिर है कि रातों रात किसी का मन मिजाज, किसी का एजेंडा, किसी का के तेवर में इतने ज्यादा तब्दीली की उम्मीद वहां अक़लियत कैसे कर सकते हैं। और उनका कहना है कि दरअसल ये नेचुरल अलायंस नहीं है, ये सहूलत की सियासत है। क्या इस सहूलत के सियासत के बीच अक़लियत वाकई कहीं वो खुशफहमी में मुब्तला तो नहीं है, या फिर उसे कुछ मजबूत ऐसे बुनियाद हैं कि वो पुरुम्मीद है कि नहीं हालात बेहतर होंगे? ये जी सवाल देखिए किससे विशाल, पूछा आपकी बात को मैं क्लियर कर दूं। और जैसा कि हमारे गेस्ट साहब ने राकेश साहब ने जैसा कहा अभी के, मतलब ये अलायंस जो है वो नेचुरल अलायंस नहीं है। इसमें मैं एक बात की वजाहत कर दूं, क्योंकि आप अगर शिवसेना की तारीख को उठा के देखते हैं तो इसकी एजेंडे में जो है वो मुसलसल तब्दीली होती दिखाई दी है। इसका एजेंडा जो है वो 1992 से पहले जो है वो कुछ और था, मराठी मानुस को रोजगार दिलाने के लिए इनके जद्दोजहद थी। लेकिन 1992 के बाद जब बाबरी मस्जिद जो है वो टूटती है, उसके बाद जो फसादात होते हैं, तो उसको जब पूरी सियासत का रुख बदलता है महाराष्ट्र में, तो शिवसेना ने भी अपना रुख बदल दिया। उसके बाद जो है वो बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत बनती है, जिसमें मनोहर जोशी जो है वो पहले सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद जो है मामला आगे बढ़ते हैं, तो शिवसेना जो है वक्त, हालात और इंटरेस्ट के हिसाब से तब्दील हुई है। और शिवसेना ने ये भी कह दिया है साफ साफ कि जो काम होगा वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे होगा। एक बात की मैं तरफ राकेश जी के भी ध्यान में लाना चाहता हूँ, वो ये है कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी और उसका फैसला जो है वो मुकम्मल तौर पर आ चुका है। तो शिवसेना को लगता है कि अब ये हिंदुत्व की सियासत में वो जोर नहीं रहा जिसकी बुनियाद पे वो पहले टिक सकती थी। अब जो इलेक्शन हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में, इस इलेक्शन में जो है वो शिवसेना को मुसलमानों ने काफी बढ़ चढ़ कर वोट दिया है। मोयुद्दीन, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप अपने साथ मौजूद जो लोग हैं उनसे भी लें कि उन्हें ऐसा क्या दिखता है, उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि शिवसेना जो है रातों रात बदल गई है और उसका जो नजरिया था, उसका जो पॉलिटिकल एजेंडा था, उससे बहुत फर्क आ गया है और मुसलमानों के लिए या पूरे महाराष्ट्र के लिए वो एक सेकुलरिज्म बेस्ड जो है हुकूमत यहां से चलेगी। क्यों ऐसा लगता है उन्हें? जी ये हमारे यहाँ पर जो कुछ मेहमान हैं हम उनसे पूछते हैं कि एक बात ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि शिवसेना जो है वो जो तब्दीली हुई है तो उसकी तब्दीली वो जो है वो देर पा टिक पाएगी, साबित हो पाएगी? असल में कैसा, शिवसेना की 50 साल की तारीख मैं पढ़ते आ रहा हूँ, मैंने शिवसेना को बहुत करीब से देखा है। ये लोगों के का जो एजेंडा था, जो प्रायोरिटीज़ बदलती रही हैं, ये बिल्कुल सही है। 1992 के बाद जो है उनका एजेंडा बदल गया था। ये लोग हिंदुत्व के एजेंडे पर आए थे। पहला इनका जो एजेंडा था वो ये था कि मराठी मानुस, जो यहाँ का जो लोकल मराठी, उसकी तरक्की हो, और उसमें वो किसी हद तक कामयाब हुए। लेकिन अब चूंकि बाबरी मस्जिद का इशू ख़त्म हो चुका है, मैं समझता हूँ शिवसेना फिर डेवलपमेंट के एक बात ये बताइए, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि अक़लियतें जो हैं वो किस बुनियाद पर शिवसेना पर एतमाद करिए, इसकी बुनियाद क्या है ये बताइए। असल में अक़लियतें शिवसेना पर इसलिए भरोसा कर रही है अब की बार, एक तो ये कि इनके जो 2 अलायंस पार्टनर हैं वो सेकुलर हैं, तो तीसरा ये कि बम्बई और महाराष्ट्र के लोग ये जानते हैं कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं और इनके एमएलए जो हैं वो काम करने में बहुत फ़ाल रहे हैं। और ये भले ही इनकी पॉलिसी मुस्लिम मुखालिफ रही हो, ये लोगों ने मुस्लिम कार्यकर्ताओं के भी आगे बढ़ चढ़ कर काम किया है। और ये पार्टी, तमाम लोग ये समझते हैं कि ये पार्टी जो है वो काम करने वालों की पार्टी है, और तमाम लोग इस बात पर यकीन रख रहे हैं। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहूँगा मैं, आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हुए हैं इस प्रोग्राम में, और क्या आपको लगता है कि जो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन जो है वो सही है और देर तक टिक पाएगा? हम दुलिया से आए, दुलिया शिंदखेड़ा तालुका, वहाँ से शिवसेना गए। अच्छी तरह 5 साल सरकार चलेगी, अच्छी तरह चलेगी, लोगों का अच्छा काम होगा, शेतकरी के लिए अच्छा काम करेंगे साहब, और सबके लिए अच्छे दिन आएंगे। एक बात ये बताइए कि शिवसेना ने जो अपना स्टैंड चेंज किया है हिंदुत्व की तरफ, कि ये स्टैंड कायम रह पाएगा हमेशा की तरह? एक बात बोलूं, सही बात बोले तो शिवसेना हमेशा गरीब कष्टकारी लोगों के पीछे रहने वाली है। बाला साहेब की शिवसेना है, ये स्टैंड बदलने वाला कोई ये नहीं है। लोगों के हित के लिए ये स्टैंड बदला है, ऐसी कोई बात नहीं है। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ ये अलायंस ठीक है आपको लगता है? ठीक है, एकदम अच्छा है। लोग आज तक के ये जो 1 महीना जो नाटक चला, इसमें कोई किसी को नहीं अच्छा ऐसा लगा कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी एक साथ आनी चाहिए। सबको लगता था कि यही लोग आने चाहिए और यही सरकार बननी चाहिए। मोयुद्दीन, आप वहां एक सवाल ये उठाइए कि
पिछली सरकार में मराठा रिजर्वेशन को लेकर बहुत कुछ एक तवील मुद्दती उसको लेकर कैंपेन चला और उन्हें कामयाबी भी मिली। क्या अक़लियतों को या मुसलमानों को हम कह लें रिजर्वेशन को लेकर कुछ उम्मीदें हैं, और अगर हैं तो किस बुनियाद पर हैं, कैसे ये अपनी इस डिमांड को आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल सही सवाल है, मैं इन साहब से उनकी राय जानना चाहूँगा। पहले से बोलते हैं बाला साहब ठाकरे ना हिंदू के थे ना मुसलमान के थे, सबके थे। यहाँ पे जो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे थे ये सब महाराष्ट्रियन लोग के थे, ना किसी जात के थे ना किसी बात ये बताइए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन जो दिया जाने की बात है यहाँ पे, तो किस बुनियाद पे दिया जाएगा? देखो अभी तो इतना मेरे को आइडिया नहीं, मैं एक सादा किसान हूँ, मैं आया किसान के लिए, यहाँ पे आया किसान के लिए। अच्छा आप बताइए कि मतलब मुसलमानों को रिजर्वेशन जो मिलने की बात है उसकी बुनियाद क्या होगी? बेशक उसकी बुनियाद ये होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कोर्ट ने पिछले टर्म में जो यही गवर्नमेंट ने हमारी कांग्रेस राष्ट्रवादी की मिलकर जो पारित किया था उसको टिका कर उसकी अमल बजावनी करके ये सरकार आदरणीय पवार साहब से हमारी विनती है कि मुसलमानों को आज आरक्षण की सख्त से ज़रूरत है। आप बताइए कि वजह क्या होनी चाहिए, मुसलमानों को रिजर्वेशन की आधार क्या होना चाहिए, इसकी बुनियाद क्या होना चाहिए? देखिए आज हमारी माली मुसलमानों की माली स्थिति जो है वो बड़ी कमज़ोर है, ये खुद इन्होंने बताया है सच्चर कमेटी में। उसकी वजह से हमारा एजुकेशन मार खा जाता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मयूद्दीन, उसमें कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं आया। किसानों की बात आई, नौजवानों की बात आई, लेकिन ये बात नहीं आई कि अक़लियतों के लिए हमारे पास क्या है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। जी देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ताल्लुक से जो बात आई है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो पूरे महाराष्ट्र के फ़ायदे के लिए जो है वो हुआ है। और नवाब मलिक का एक बयान इससे पहले आया था, हमने भी इसको जो है वो बगौर पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि मतलब इस हुकूमत में जो है वो मज़हब के नाम पे सियासत नहीं होगी, हर किसी को जो है वो उसका हक दिया जाएगा। नवाब मलिक से जब हमने ख़ास मुलाकात की थी तो उन्होंने जो है वो साफ साफ कहा था कि जिस तरह से 2014 की से पहले जो कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत थी और पसमानदगी की वजह से जो है वो रिजर्वेशन दिया गया था, उसी बुनियाद पर दिया जाएगा। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ विशाल यहाँ पर कि महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पिछली पेशतर गवर्नमेंट में कांग्रेस एनसीपी की, उसमें जो है महमूद रहमान कमेटी के जो सदर हैं महमूद रहमान साहब, अल्लाह उनको गली की रहमत करे, वो पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं और उसके साथ डाटा के साथ ये बताते हैं कि महाराष्ट्र का मुसलमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसमानदा है। ये महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट को जो है वो दूसरी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर उसी को आधार बना लिया जाए तो मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है वो इसको नहीं लिया गया, रिजर्वेशन के मुद्दे को नहीं लिया गया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं हो उसको जो है वो उस पर अमल आवरी ना हो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि मतलब इतना काम आपको हर हाल में करना है और इसी बुनियाद पे अलायंस हुई है। इससे पहले जब मराठा रिजर्वेशन दिया गया उस वक्त मैं असेंबली में मौजूद था, उस वक्त जो है शिवसेना के लीडरान ने खुद बाहर आके ये बोला कि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में धंगरों को भी रिजर्वेशन मिले और उसके साथ साथ मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिले। ठीक है, मैं एक बार फिर से मैं राकेश कपूर सर के पास चलता हूँ। राकेश कपूर जी, जो आपने बातें सुनी वहाँ लोगों की और जो नुमाइंदे बता रहे हैं कि ठीक है वज़ीर आला की जो ड्राइविंग सीट है उस पर उद्धव ठाकरे बैठे हैं, लेकिन इसमें एनसीपी है और कांग्रेस भी है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी है, तो उम्मीद दरअसल एनसीपी कांग्रेस के साथ में रहने से है। क्या ये उम्मीद करना बिल्कुल नहीं चाहिए अक़लियतों को, या फिर ये कि उन दोनों के रहने से थोड़ी उम्मीद की जा सकती है कि नहीं हालात उतने शायद गैर नहीं हो जो आम तौर से एक जहन में होता है जब हुकूमत किसी और की होती है? देखिए विशाल साहब, ये जो इत्तेहाद बना है जी, इसके जो क्राफ्ट्समैन हैं वो शरद पवार हैं, और शरद पवार आज की तारीख में हिंदुस्तान के बहुत बड़े कद के लीडर हैं, जिसे हिंदी में दूरदर्शी बोलते हैं ना, विजनरी लीडर है वो। उनकी पार्टी बेशक छोटी हो लेकिन वो नेता बहुत बड़े हैं। उन्होंने बहुत सोच समझ करके शिवसेना के लीडर को, और उनका इसरार रहा कि उद्धव ठाकरे ही बने चीफ मिनिस्टर। क्यों रहा? कांग्रेस और एनसीपी ने तो मिलकर चुनाव लड़ा था, दोनों की कुल 98 सीटें आई जी, दोनों एक मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़े थे और 98 सीटें आई, तो चीफ मिनिस्टर उनका बनना चाहिए था। उनका चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया? इसकी वजह क्या है?
ये शिवसेना की मजबूरी है, ये आप समझिए, थोड़ा इसके अंदर जाइए जी। ये शिवसेना की मजबूरी है। इन चुनावों में जो है, जो ये चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में शिवसेना की ताकत को बीजेपी ने पूरी तरीके से कब्जा लिया है, पूरा नहीं तो 80% कब्जा लिया है। शिवसेना की अब ताकत वो नहीं रही जो अब से 10 साल पहले होती थी, अब 5 साल पहले हुआ करती थी। तो बीजेपी हैज एप्रोप्रिएटेड द शिवसेना इन अ वे, अंग्रेजी में अगर हम बोले तो ये घबराहट में शिवसेना का ये कहना कि मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बने, तो ये बिल्कुल नाजायज नावाजिब बात थी, किसी के गले से उतरने वाली बात नहीं थी। और मुझे लगता है कि खुद उद्धव ठाकरे के गले से नहीं बात उतर रही होगी। तो इसलिए ये तोड़ा है उन्होंने कि जिससे जो शिवसेना का जो बचा खुचा जो भी रुतबा है वो कायम रह सके। और शरद पवार ने शिवसेना को इसलिए सदारत दी है जिससे ये सरकार एकदम से ना डगमगाए, थोड़ा चल सके। शिवसेना इस डर से कि वो अपना हुकूमत करेगी तो उसका जो ताकत है वो थोड़े उसमें इजाफा हो, उसके बाद देखा जाएगा। इस वजह से ये बड़े दूर की चली हुई कौड़ी है शरद पवार की। और शरद पवार का कोई तोड़ है नहीं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि शरद पवार लेकिन सवाल मेरा सिर्फ यही है कि शरद पवार की इस दूरदर्शी सोच से अकलियतों को मतलब मायूस होना चाहिए, अकलियतों को खुश होना चाहिए? सवाल सिर्फ ये है सीधा। अकलियतों के मायूस और खुश होने का कोई सवाल नहीं है। अकलियत इसलिए खुश हो सकती हैं जो उनके लीडरान हैं, जो अभी भी ये जो रिजर्वेशन और आरक्षण की सियासत में डूबे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सियासत बहुत ज्यादा चलने वाली है, दूर की सियासत है अब आरक्षण की। सवाल यह है कि मुसलमानों को अपना हक आरक्षण के जरिए नहीं, मुसलमानों को अपना हक आगे बढ़ करके लेना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी उतने ही देशभक्त हैं, उतने ही इस देश के नागरिक हैं जितना कि मैं हूं। मैं बेशक हिंदू हूं, लेकिन कोई मुसलमान मेरा दोस्त है, उसका भी पूरे कायनात पर हिंदुस्तान की उतना ही हक है जितना मेरा है। तो इसमें ये आरक्षण की सियासत मुझे लगता है छोड़नी चाहिए और ये समझना चाहिए कि सियासत किस तरफ जा रही है। मुसलमानों को ये सोचना होगा, जो उनके मुसलमानों के जो रहनुमा अपने आप को कहते हैं लोग, वो बेशक उन्हें अभी तक हज कमेटी और इसी में उलझाए रखना चाहते हो, वो ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमानों का हिस्सा जो है आईएएस की नौकरियों में लगातार घटता जा रहा है? वो क्यों नहीं कहते? बहुत बड़े आपने ये सवाल उठाया है और शिफ्ट किया आपने फोकस को कि दरअसल डिमांड किस बात को लेकर हो। वक्त की कमी है। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं उस दिन आपका भी शुक्रिया जो लोग आपके साथ मौजूद हैं। तो कुछ ही पलों में अब महाराष्ट्र की तारीख में एक नए वज़ीर आला बाज़ाब्ता हलफ ले चुके होंगे और हम हाजिर रहेंगे, न्यूज़ 18 उर्दू आपको इसका अपडेट देता रहेगा। तो बहरहाल जो भी उम्मीदें हैं इसे खुशफहमियाँ ही भले कहा जाए, लेकिन जो आपने लोगों को सुना है वो उम्मीद करते हैं लोग कि सरकार से अक़लियतों को कुछ मिलेगा, वो खौफ के हाल में शायद न रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम।